Welcome back to another video lecture of chapter 1 electric charges and fields. So इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे ये वाला टॉपिक। देखिए हमारा टॉपिक है यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसकी वजह से, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की वजह से। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब अभी तक आप ये जान चुके होंगे इस वर्ड का मतलब। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब इस पे चार्ज सेम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक थिन स्फेरिकल शेल कंसीडर करी जिस पे चार्ज पड़ा हुआ है उसकी सरफेस पे। ठीक है, और कितनी रेडियस कंसीडर करी यहाँ पर, आर रेडियस की। तो कुछ इस तरह से स्टार्टिंग इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ डायग्राम का इस तरह से होगा कि लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। पता है ना, चार्ज सरफेस पे पड़ा है तो कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज होगी यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताया हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। ओके ना, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि चार्ज इसकी सरफेस पे पड़ा हुआ है, मतलब चार्ज जो है वो उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस आर है यहाँ पे ना। अगर मैं इसकी सिमेट्री की बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पे वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी। मतलब पता है ना, पॉजिटिव चार्ज आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड्स। और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। ठीक है, तो बाय सिमेट्री ऑफ चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी रेडियली आउटवर्ड्स एंड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट। ठीक है, और इसकी सिमेट्री कैसी होगी, स्फेरिकल सिमेट्री। ये आप ट्रिक्स में मैंने कवर अप किया हुआ है गॉसियन सीरीज के ट्रिक्स में, आप प्लीज उसको रेफर कीजिएगा इसके लिए ना। अब यहाँ पर जो डेरिवेशन है उसमें तीन केसेस होते हैं। तो फर्स्ट केस है यहाँ पर एट अ पॉइंट P, लेट्स सपोज हम किसी पॉइंट P पे निकालने वाले हैं और वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द शेल। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं किसी पॉइंट P पर और वो पॉइंट किस पे, कहां पे लाई कर रहा है, शेल के बाहर। तो लेट्स सपोज हमने पॉइंट P ये कंसीडर कर लिया और आप देख पा रहे हैं शेल के बाहर है ना। बात करते हैं गॉसियन सरफेस की। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक्स में ये कवर अप किया हुआ है कि जब स्फेरिकल सिमेट्री होती है, इसकी सिमेट्री कैसी है, स्फेरिकल, तो गॉसियन सरफेस की जो शेप है वो भी कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है, तो इसकी सिमेट्री कैसी है, स्फेरिकल सिमेट्री। उसके अलावा कोई और सिमेट्री आ रही है तो मैंने बताया था वहां पे आपके डेरिवेशंस में, आपके सिलेबस में जो गॉसियन सरफेस की जो शेप है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल। तो यहां पर आपको कौन सी शेप लेनी है, स्फेरिकल। ठीक है, गॉसियन सरफेस की जो शेप आपको लेनी है वो कौन सी लेनी है, स्फेरिकल शेप लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि इस चार्ज की सिमेट्री कैसी है, यहाँ पर स्फेरिकल सिमेट्री है इसलिए। ठीक है, तो अब जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है भाई, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें किस पॉइंट पर निकालनी है, यहाँ पर P पॉइंट पे। तो P पॉइंट से हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। लेट्स सपोज हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दी P पॉइंट से। जो चलिए इस P पॉइंट को हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, ये आउटसाइड तो ये अभी भी है। ठीक है, और इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, ये सेंटर O, और इसकी जो डिस्टेंस है हमने मान ली R। तो ये जो P पॉइंट है ये किस डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। आज समझ आइए आपको यहाँ पे। तो हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम a spherical Gaussian surface, let us assume a spherical Gaussian surface of radius, कितनी रेडियस की, r रेडियस की। और हमने ये देखा ही है यहाँ पर कि जो स्मॉल r है वो बड़ा है किससे, कैपिटल R से। तो let us assume a spherical Gaussian surface of radius small r is greater than capital R passing through point P, जो किस पॉइंट से पास हो रहा है, यहाँ पे P पॉइंट पे। ना अब देखिए इसको थोड़ा समझने का तरीका, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पे। कौन सी थ्योरम यूज करके, गॉस थ्योरम यूज करके।
और गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं कि गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा। उसके लिए हमने क्या किया, जैसे कि आप पिछली 2 डेरिवेशन पे पढ़ चुके हो, यूनिफॉर्म वायर वाली, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर वाली और यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट वाली जो डेरिवेशंस है उनमें आप जैसा पढ़ चुके हो, सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एरिया मान लिया, ये दैट इज डीएस। ठीक है, हमने एक छोटा सा एरिया मान लिया क्या, डीएस। अब देखिए है क्या, अब हमें इस एरिया जो स्केलर क्वांटिटी है उसको वेक्टर बनाने के लिए इस पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल। तो हमने इस पे एक आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल ये मान लिया, और ये जो है ये है आपका ये वाला पॉइंट, ये है आपका पॉइंट पी। ठीक है, अब इससे पहले मैंने भी थोड़ी देर पहले रिपीट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर रेडियली कहां होगी, आउटवर्ड, दैट इज बाहर की तरफ होगी, और स्फेरिकल सिमेट्री है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब अगर मैं बात करूं ट्रिक्स की, तो मैंने आपको ये बताया है कि जब भी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगी, ठीक है, तो वहां पर एंगल जो किस किस के बीच बनेगा, एन कैप और ई के बीच, वो कितना होगा, हमेशा 0 डिग्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी, ये तो यहां पर थीटा कितना बना, दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो लेट अस अज्यूम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, ठीक है, जो किस पॉइंट से पास हो रही है, p पॉइंट से। नाउ फ्लक्स थ्रू, आप पहले फ्लक्स देखो कितने एरिया से, ds से, तो छोटे से एरिया से भाई जो फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा, छोटा सा। तो d फाई e इज इक्वल्स टू e डॉट ds, पता है ना फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है। और जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो d फाई e इज इक्वल्स टू e n कैप ds cos थीटा और थीटा। ठीक है, तो e n कैप की वैल्यू 1 इंटू ds cos थीटा मतलब cos 0, और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि n कैप दैट इज यूनिट वेक्टर होता है, बेसिकली वैल्यू 1 ही होती है मैग्नीट्यूड इसका। तो d फाई e इज इक्वल्स टू किसके इक्वल बचा है यहाँ पर, e ds के। तो यार ये तो छोटा सा फ्लक्स आया कितने एरिया से, छोटे से एरिया से, किसके, गॉसियन सरफेस के। तो देयरफॉर नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो आप नेट फ्लक्स निकालने वाले हो किससे, गॉसियन सरफेस से। तो फाई e इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई e मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e ds। तो e बाहर आया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब देखिए यहां पर बहुत समझने वाली बात है, ये जो ds है ये छोटा सा एरिया है किसका, गॉसियन सरफेस का। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस की जो शेप है वो आपने कैसी मानी है यार, यहाँ पे स्फेरिकल। तो जब आप ऐसे छोटे 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 एरियाज को जोड़ोगे तो बड़ी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगी, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर। देखिए कैपिटल आर मत लिखिएगा इसको, कैपिटल आर तो किसकी रेडियस है, शेल की रेडियस है। आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल, तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 ना अकॉर्डिंग, अब गॉस लॉ से हमने पढ़ा ही हुआ है कि भाई जो फाई ई होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, इक्वेशन 2 से। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब आप दोनों को कंपेयर करोगे व्हाट यू विल गेट, you will get E into 4 pi r square is equals to q by epsilon naught। अब कहानी में एक ट्विस्ट है, जरा इसको ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैं 2 केसेस लिखने वाला हूँ। तो फर्स्ट केस तो हम यहीं से लिख लेते हैं यहाँ पे, तो चलिए इसको पहले हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो E is equals to q by 4 pi epsilon naught r square, that is E is equals to KQ by R square। आपको शायद ये याद आ गया होगा कि हमने ये फॉर्मूला कहां पढ़ा है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, मतलब कि अब समझिएगा ध्यान से, दैट इज द शेल विल बिहेव एज, कि जो शेल है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एक will behave as a
पॉइंट चार्ज। तो जब आप किसी पॉइंट P पर हो जो बाहर है, तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया KQ/R²। ठीक है, तो अब यार ये फॉर्मूला तो तभी आता है ना जब कोई भी चार्ज कैसा होता है, पॉइंट चार्ज। तो अगर आप पॉइंट P से शेल को देखोगे तो आपको शेल किसकी तरह नजर आएगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह। एंड वी विल assume as if whole charge is concentrated at its center। और ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो पूरा का पूरा चार्ज है यहाँ पर, ये कहां पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे। तो ये जो फर्स्ट केस है इसमें दो चीजें आपसे पूछी गई है। तो ये तो हमने फर्स्ट केस किया, तो एग्जाम्स में ये प्रूव करने को आया है कि आपको ये बताना है कि किसी पॉइंट P के लिए, जो पॉइंट P शेल के बाहर लाई करता है, उस पॉइंट P पर जो शेल है या वो किसकी तरह बिहेव करती है, किसकी तरह बिहेव करती है, पॉइंट चार्ज। तो ध्यान रखिएगा किसी पॉइंट P पर जो शेल के बाहर लाई करता है, उस पॉइंट P पर शेल किसकी तरह बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका यहां से, और देयर इज दिस सेल E इनटू, उसके बाद आपको लिखना है E इनटू 4πr² इज इक्वल्स टू। अब जरा देखिएगा, मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सिग्मा Q इज इक्वल्स टू क्या, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या, 4πr²। भाई स्फेरिकल है ना, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, 4πr²। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इनटू 4πr²। तो सिग्मा इनटू 4πr² डिवाइडेड बाई, सॉरी हाँ एप्सिलॉन नॉट। तो 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, सिग्मा r² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट r²। दैट इज, तो ये एक्सप्रेशन है, दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर आउट होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट केस का, जहां पर किसी पॉइंट P पर जो पॉइंट P किसके बाहर लाई करता है, शेल के बाहर लाई। सो अब आते हैं डेरिवेशन के सेकेंड पार्ट पे, जिसमें हमको क्या निकालना है, जिसमें हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट P पे, और वो पॉइंट P किसके ऊपर लाई कर रहा है इस बार, शेल के ऊपर। दैट इज यहीं पर पॉइंट P लाई कर रहा है। अच्छा, बहुत इजी है कि जब पॉइंट P शेल के ऊपर लाई करेगा तो आपको पता है स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के। बस कुछ नहीं करना, आपने अभी क्या निकाला था, सिंस E इज इक्वल्स टू सिग्मा r² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो बस इसमें क्या करना है आपको, दैट इज पुट स्मॉल r इज इक्वल्स टू किसके, कैपिटल R के। तो देयरफॉर E ऑन सरफेस, मतलब ये सेकंड सरफेस वाली है, दैट इज E ऑन सरफेस। E इसका मतलब है E ऑन सरफेस। तो सिग्मा r² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट r², इससे नहीं कटा, तो E ऑन सरफेस क्या आ गई आपकी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ये क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, पता है ना, r पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नाउ और इसमें आ गया आपका थर्ड पार्ट, व्हिच इज, ये थोड़ा समझिएगा आप ध्यान से, एट अ पॉइंट P, थर्ड आता है यहाँ पे, इनसाइड द शेल। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, जरा थोड़ा इसको समझना पड़ेगा आपको ध्यान से अच्छे से। तो देखिए इस बार हमने क्या किया, हमने पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं इस बार, और यार वो पॉइंट P किसके अंदर आना चाहिए, आंसर शेल के अंदर आना चाहिए। तो लेट्स सपोज हमने ये पॉइंट P कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो शेल के अंदर लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट P से हम क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो लेट्स सपोज मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, ये कितनी रेडियस की, r रेडियस की, और ये है आपका पॉइंट P। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं बहुत आसानी से आपको क्लियर आउट है कि इस बार r छोटा है, कैपिटल R बड़ा है, दैट इज r इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, तो पॉइंट P। अब इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपको इसका एक छोटा सा एरिया कंसीडर करा इस पॉइंट पर। ठीक है, और आपको पता है कि जो n कैप होगा वो यहाँ पर होगा, बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा आपको,
ये मैंने ऑलरेडी फिर आपको बताया ही है कि एंगल बिटवीन एन कैप एंड ई इन केस ऑफ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विल ऑलवेज बी जीरो, या फिर जब भी स्फेरिकल सिमेट्री होगी, ठीक है, जब भी स्फेरिकल सिमेट्री होगी एंगल बिटवीन एन कैप एंड ई विल ऑलवेज बी जीरो रहेगी जब चार्ज की सिमेट्री स्फेरिकल होगी, ठीक है। तो हमने ये कुछ कंसीडर कर दिया यहाँ पे ना। अब हमें इस पॉइंट P पे, ये जो पॉइंट P है आपका, और हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया हुआ ds, ठीक है। अब हम इस पॉइंट P पे, बाय द वे चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे Q, और हम इस पॉइंट P पे अब हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो इसका कुछ पॉइंट वही होगा कि लेट अस अज्यूम अ पॉइंट P inside the shell at distance r, और r छोटा है कैपिटल R से, and draw a spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface through that point P, ठीक है। और कितने रेडियस की बनानी है हमने, ऑफ रेडियस, हाँ इतना तो आइए सभी को क्लियर होगा ना। अब आपको पता है आपको क्या निकालना पड़ेगा इस पूरी गॉसियन सरफेस से, पूरी गॉसियन सरफेस से क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले फ्लक्स। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट आपको अभी तक क्लियर है तो देयरफॉर, और यहाँ पे सीधा सीधा फ्लक्स निकाल रहे हैं, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। ना बात करते हैं फ्लक्स की, तो फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। पता है ना, छोटे से एरिया से फ्लक्स छोटा सा आएगा, तो फिर उसको बड़ा बनाने के लिए आप क्या करोगे, सीधा सीधा इंटीग्रेट करोगे यार। तो e n कैप ds cos थीटा, वैल्यूज पुट करोगे आप, तो फाई e इज इक्वल्स टू e बाहर आ गया, अंदर बचा n कैप दैट इज 1 ds, एंड यू नो दिस थीटा कितना है आपका 0, तो यहाँ क्या बचा e इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो आपको ये तो अब तक पता चल गया होगा कि इस ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर। भाई छोटा सा एरिया है ना स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का, बड़ा करोगे तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मिलेगी, बट कितनी रेडियस की, r रेडियस की। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1। नाउ अब आता है इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पार्ट का, सॉरी, अकॉर्डिंग गॉस लॉ, दैट इज फाई e इज इक्वल्स टू किसके, एप्सिलॉन q बाई एप्सिलॉन नॉट के। बट चार्ज तो यहाँ पे 0 है यार गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि भाई साहब गॉस थ्योरम साफ साफ कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। एक वर्ड आ रहा है एंड दैट वर्ड इज दिस, कौन सा, एंड दैट वर्ड इज दिस एनक्लोज्ड, मतलब चार्ज उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर होना चाहिए, मतलब चार्ज उस सरफेस के अंदर होना चाहिए जिस सरफेस, बात समझ आ रही है ना आपको, जिस सरफेस से आप फ्लक्स निकालने वाले हो। क्या यार आप इस सरफेस से फ्लक्स निकाला आपने, क्या इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ। आप देख रहे हो ना ये चार्ज स्फीयर की सरफेस से पड़ा है, इस सरफेस के अंदर, अंदर की बात होगी, अंदर की बात, तो इस सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका मतलब बट q इज इक्वल्स टू 0। रीजन क्या है, चार्ज लाइज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस के। भाई साहब जितना भी चार्ज है ना, जितना भी चार्ज इस शेल के ऊपर यार, वो सारा का सारा चार्ज है यार जो गॉसियन सरफेस आपने बनाई है उसके कहां लाई कर रहा है, आंसर इज बाहर लाई कर रहा है। ये बात समझ आई आपको, बट q is equals to 0, that means charge lies outside the Gaussian surface। so therefore from equation 1, इस equation 1 से आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी 0, और कहां पर 0 आएगी, इनसाइड पॉइंट। तो इसको हम E लिख लेते हैं, दैट इज EI, दैट इज EI का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर होगा ना। अब इसमें आता है ग्राफ बनाते, वेरिएशन ऑफ E विद
किसके, आर के। आपको ई का वेरिएशन दिखाना है किसके साथ, आर के साथ, ठीक है। नाउ देखिए, देखते हैं यहाँ पे, तो हमने वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मानी और एक्स एक्सिस पर हमने डिस्टेंस मानी, तो दिस इज आर। तो अभी तक हमने क्या देखा था, सबसे पहले जब हमने तीन केसेस देखे, देखिए सेंटर मतलब अंदर, दैट इज सबसे पहले हमने क्या देखा कि अंदर वाला जो था उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बिल्कुल अभी भी देखा है। इससे पहले हमने देखा सरफेस पे, सरफेस पे क्या थी, कांस्टेंट सिग्मा भाई आपसे, उसके बाहर क्या थी, E इज इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। वही तीनों केसेस हम यूज करने वाले हैं। आप अभी सेंटर पर हो, मतलब अंदर हो, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपको पता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये भी जीरो, दैट इज E इनसाइड कितनी है भाई साहब, जीरो, ठीक है। और ये कितने हिस्से के लिए, जब अंदर के लिए पता है ना, यही नोटेशन हमने यूज की थी, ओके। तो ये यहां तक जीरो है, ओके ना। उसके बाद हम सरफेस पे पहुंचे, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो यहां तक लेट्स सपोज, चलिए इसको थोड़ा और सही से बना लेते हैं। तो ये क्या था, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, ये कब भाई, जब स्मॉल आर किसके इक्वल था, कैपिटल आर के। ये इनसाइड है दिस, ये इनसाइड है आपकी, ये आपकी कहां पर है, ये है आपकी कहां पर, सरफेस पे। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो E था, क्या देखा उसके बाद हमने कि जो E था आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, 1 बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो बस यहां से आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, क्या आपको देखिए E is equally proportional to R square, that is outside। तो यहां से लेके जो है ये है आपका, तो दिस ग्राफ shows the variation of E, this graph shows the variation of E versus